हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुशील मिश्रा ज्ञान कोचिंग सेंटर के ई प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फोटोसिंथेसिस टॉपिक लेके आया हूं। फोटोसिंथेसिस यूनिवर्स को चलाने वाला टॉपिक है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा पूरा जीव जगत बना हुआ है। फोटोसिंथेसिस वो फिनोमेना है जहाँ से फूड का फॉर्मेशन होता है। आइए एक सिंपल सा डायग्राम बना हुआ है, इस पर हम देखते हैं। देखिए, फोटोसिंथेसिस में आप क्या देख रहे हैं? इस डायग्राम में क्या शो कर रहा है? इस डायग्राम में ये शो कर रहा है कि सनलाइट यानी कि एनर्जी, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम हो रहा है और रिजल्ट में क्या मिल रहा है? ऑक्सीजन और शुगर मिल रही है। तो फोटोसिंथेसिस को हम डिफाइन करेंगे, पौधों के हरे भाग सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वातावरण से CO2 और जल को लेकर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं तथा उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन निष्कासित करते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बाय द green parts of the plants in the presence of sunlight by receiving CO2 and H2O from environment and produces oxygen as a byproduct। तो फोटोसिंथेसिस की फिनोमेना में एनवायरनमेंट से CO2 और वाटर लिया जाता है, साथ में कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ ऑक्सीजन भी निष्कासित होती है। कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ ऑक्सीजन भी निष्कासित होती है। तो देखो बेटा, यहाँ पर हमको क्या देखने को मिल रहा है? फोटोसिंथेसिस ऐसा प्रोसेस है जो हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन कर रहा है, CO2 कंज्यूम कर रहा है, CO2 कंज्यूम कर रहा है और ऑक्सीजन इवॉल्व कर रहा है। तो एक तरफ से CO2 को एनवायरनमेंट से रिमूव कर रहा है और दूसरी तरफ से ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट में ऐड कर रहा है। मेन प्रोडक्ट है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। आप इकोसिस्टम के मेंबर्स जानते होंगे, प्रोड्यूसर, देन हर्बीवोर्स, देन कार्निवोर्स, देन डिकम्पोजर्स। तो ये एक फूड चेन फॉर्म करते हैं। प्रोड्यूसर्स वो होते हैं, प्रोड्यूसर्स प्लांट होते हैं। प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो फोटोसिंथेसिस की फिनोमेना को ऑपरेट करते हैं या कर लेते हैं। प्रोड्यूसर्स फोटोसिंथेसिस की फिनोमेना द्वारा क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट फॉर्म करते हैं। कार्बोहाइड्रेट को कंज्यूम कौन करता है? जो प्लांट्स ने कार्बोहाइड्रेट बनाया उनको कंज्यूम कौन करता है? उनको कंज्यूम करते हैं हर्बीवोर्स यानी कि शाकाहारी। प्रोड्यूसर्स उत्पादक हैं, शाकाहारी करते हैं। तो शाकाहारी डिपेंड है प्लांट्स पर और उन शाकाहारियों पर डिपेंड होते हैं कार्निवोर्स यानी कि मांसाहारी। और मांसाहारी जैसे कि आपने देखा होगा डियर और टाइगर, ठीक है ना? तो डियर हर्बीवोर है, टाइगर कार्निवोर है। देन सबकी लाइफ कंप्लीट होने के बाद उसमें डेथ कंपलसरी है, सबकी डेथ होती है। डेथ होने के बाद जो डिकम्पोजर्स होते हैं, अपघटक होते हैं, वो उनकी बॉडी को डिकम्पोज करके फिर से सॉइल में ऐड कर देते हैं।
तो फोटोसिंथेसिस के बगैर जीवन मुश्किल है। ना ही तो हमको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा और न ही हमको ऑक्सीजन मिलेगा। इसलिए फोटोसिंथेसिस बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। नेक्स्ट बेटा, फोटोसिंथेसिस इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस, यानी कि ऑक्सीकारक व अपचायक क्रिया है। फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिक प्रोसेस, उपचय क्रिया है। फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक प्रोसेस, ऊष्मा शोषी क्रिया है। अब आइए देखते हैं कैसे। ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस, अब अगर आप लोग को मालूम हो, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 होता है। वाटर में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। ग्लूकोज में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। किसी भी फ्री मॉलिक्यूल या एटम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। आप जानते हैं, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट घटता है तो रिडक्शन की क्रिया होती है, अपचयन की क्रिया होती है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है तो ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है, ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। मैंने आपके सामने ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिख दिए हैं। CO2 में कार्बन का लिखा है, वाटर में ऑक्सीजन का लिखा है। कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज है बेटा, ये ग्लूकोज में कार्बन का लिखा है, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का लिखा है। तो आप क्या पा रहे हो, आप क्या देख रहे हो? आप देख रहे हो कि कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से 0 हो रहा है, यानी कि यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हो रहा है। इट मीन्स कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। यहां पर आप क्या देख रहे हो? वाटर में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, -2 से 0 हो रहा है। -2, -1 देन 0, यानी कि यहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है। बढ़ रहा है तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाँ वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहां पर एक निष्कर्ष निकलता है। निष्कर्ष क्या निकल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, जबकि वाटर के ऑक्सीडेशन से ऑक्सीजन का निर्माण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है वातावरण में फोटोसिंथेसिस क्रिया के दौरान निष्कासित होने वाला ऑक्सीजन कहां से आता है? तो वो ऑक्सीजन वाटर से आता है। इस बात को रूबेन एंड कॉमन साहब ने हैवी ऑक्सीजन O18 लेकर प्रूव किया है कि वातावरण में निकलने वाला जो ऑक्सीजन है वो जल का ऑक्सीजन है। अब दूसरा, एनाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक प्रोसेस, अब यहां पर 2 प्रोसेस चलती हैं किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर। इट मे बी एनाबॉलिक, इट मे बी कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक प्रोसेस को कलेक्टिवली मेटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। एनाबॉलिक प्रोसेस में क्या होता है? एनाबॉलिक प्रोसेस में सिंपल मॉलिक्यूल
कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है, और साथ में एनर्जी स्टोर करता है, स्टोर्स एनर्जी। एनर्जी यानी ऊर्जा का संचय करता है। एनाबॉलिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जहां पर सिंपल मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में परिवर्तित होता है, साथ में एनर्जी स्टोर करता है। अगर ऐसी फिनोमेना कहीं भी चल रही है तो वो एनाबॉलिक प्रोसेस कहलाएगा। तो आप देखिए CO2 में कार्बन, CO2 के एक मॉलिक्यूल में एक कार्बन है, जबकि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन है। इसका मतलब 6 CO2 ने मिलकर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल निर्मित किया। अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, CO2 सिंपल है। तो क्या हुआ, सिंपल मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया, सिंपल मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया, इसलिए ये एनाबॉलिक प्रोसेस है और साथ में एनर्जी स्टोर करता है। आप लोगों को मालूम है ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल का जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो 38 ATP एनर्जी मिलती है, यानी कि उसमें एनर्जी भी स्टोर है। तो डेफिनेट है कि फोटोसिंथेसिस इज एन एनाबॉलिक प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस एक उपचय क्रिया है। अब यहीं पर एक दूसरा पहलू भी आप देख लीजिए, इट इज आल्सो एंडोथर्मिक प्रोसेस, ऊष्मा शोषी क्रिया है। क्यों? क्योंकि एनर्जी के अंदर हीट प्रेजेंट होती है। एनर्जी जो होता है वो हीट का दूसरा फॉर्म है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, बर्नर है, किचन में जाते हैं, बर्नर है, बर्नर से जो है खाना पकाते हैं, गैस चूल्हा का यूज करते हैं, खाना पकाते हैं। तो सारी की सारी एनर्जी जो हम उसको दे रहे हैं बर्तन को, वो सारी एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होती, बहुत सारी एनर्जी हीट के फॉर्म में इमिट होती है, ठीक है ना। तो जब एनर्जी यहाँ पर स्टोर हो रही है तो इसका मतलब साथ में हीट भी स्टोर हो रही है। तो इसलिए बेटा इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो फोटोसिंथेसिस जो है एक एंडोथर्मिक प्रोसेस भी है। तो हमको याद रखना है, खूब पूछा जाता है, फोटोसिंथेसिस इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस। CO2 के रिडक्शन से कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है, वाटर के ऑक्सीडेशन से ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। फोटोसिंथेसिस इज एनाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक प्रोसेस में क्या होता है, सिंपल मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो रहा है, जो कि एनर्जी भी स्टोर करता है, इसलिए एनाबॉलिक प्रोसेस है। जहां पर एनर्जी स्टोर होगा वहां पर हीट भी स्टोर होता है, इसलिए बेटा ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। देन फोटोसिंथेसिस की क्रिया में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया में क्या होता है। फोटोसिंथेसिस की क्रिया में सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी का परिवर्तन केमिकल एनर्जी में होता है, यानी कि रासायनिक ऊर्जा में होता है। फोटोसिंथेसिस की फिनोमेना में इनऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि अकार्बनिक यौगिक कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित हो जाते हैं। ये थोड़ा बैक आएंगे, आप देखिए क्वेश्चन बोला गया, क्वेश्चन कहा गया कि फोटोसिंथेसिस की फिनोमेना में क्या होता है। फोटोसिंथेसिस की फिनोमेना में सोलर एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, ये देखो बेटा लाइट, ये सोलर एनर्जी कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी में। क्योंकि एनर्जी का सोर्स आप सब लोग जानते होंगे, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, सबको एनर्जी के लिए ग्लूकोज पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो जो सनलाइट है, जो लाइट एनर्जी है, ठीक है ना, वो किस में कन्वर्ट हो रही है, वो कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी में। ग्लूकोज क्या है बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो लाइट सोलर एनर्जी हो गई और केमिकल एनर्जी ग्लूकोज हो गया। तो यही बात कही गई है नेक्स्ट स्लाइड में। यहीं पर दूसरा देख लेते हैं,
कार्बन का ऑक्साइड होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और हाइड्रोजन का ऑक्साइड होता है वाटर, और दोनों के दोनों ही इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, दोनों के दोनों ही इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, और ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है। तो फोटोसिंथेसिस की फिनोमेना में क्या होता है, अकार्बनिक यौगिक कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित हो जाता है। यही बात अगले स्लाइड में बताई गई है, हम लोग को याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए इंपॉर्टेंट है। फोटोसिंथेसिस की क्रिया में सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में परिवर्तित होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट होता है, यानी कि परिवर्तित होता है। अब देखिए फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए। तो देखिए रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल में वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। वाटर नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, सनलाइट नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है, तो फोटोसिंथेसिस की फिनोमेना नहीं होगी। इनमें से कोई एक नहीं है तो भी नहीं होगी, ठीक है ना। तो बेटा क्या हमको ये चार चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है फोटोसिंथेसिस के लिए। ये चार चीज़ों में सबसे पहले देखते हैं वाटर। वाटर क्या है, वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, वाटर पोलर सॉल्वेंट है, वाटर का pH 7 होता है, वाटर का सोर्स रेन होता है। पौधों में वाटर कहाँ से आता है, पौधे वाटर सॉइल से लेते हैं। वाटर का फार्मूला और वाटर का स्ट्रक्चर भी आप लोग जानते हो, लेकिन वाटर का फोटोसिंथेसिस में क्या यूज है, तो वाटर फोटोसिंथेसिस में हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है, हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। तो वाटर नेसेसरी है, और वाटर को हम ये भी कह सकते हैं इट इज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। वाटर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का सोर्स भी है। नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड ऑफ कार्बन है, ग्रीन हाउस गैस भी है, स्लाइटली एसिडिक होता है। आप जानते हो जब भी CO2। अगला रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन का ऑक्साइड होता है, ग्रीन हाउस गैस होता है, और ये स्लाइटली एसिडिक होता है। स्लाइटली एसिडिक देखिए CO2 वाटर के साथ जुड़कर कार्बोनिक अम्ल बनाता है, H2CO3 बनाता है। H2CO3 अगर आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा तो ये वीक एसिड होता है, इसलिए ये स्लाइटली एसिडिक होता है। एटमॉस्फेयर में इसका कंसंट्रेशन 0.03 टू 0.04% होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला आप लोग जानते हो CO2, और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O के साथ आप देख रहे हो डायग्राम में। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये वो रॉ मटेरियल है, ये वो रॉ मटेरियल है जिससे कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होगा। जब CO2 का रिडक्शन होगा तो कार्बोहाइड्रेट फॉर्म होगा। नेक्स्ट रॉ मटेरियल इज सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। सूर्य में हर प्रकार की वेवलेंथ वाली लाइट पाई जाती है, लेकिन फोटोसिंथेसिस विजिबल लाइट में ही होती है। इंपॉर्टेंट है, फोटोसिंथेसिस विजिबल लाइट में होती है, दृश्य प्रकाश में होती है। और वो जो दृश्य प्रकाश है वो वेरी करता है 390 नैनोमीटर से लेकर 760 नैनोमीटर तक, यहां तक वेरी करता है, ठीक है ना। तो जो विजिबल लाइट है, इस विजिबल लाइट में पर ही फोटोसिंथेसिस की फिनोमेना होती है। विजिबल लाइट में, विजिबल लाइट जो होती है ये वाइट लाइट है,
ये वाइट लाइट है, और इस वाइट लाइट को जब प्रिज्म में से पास कराते हैं तो ये 7 कलर में डिवाइड हो जाता है। 7 कलर वो कौन से हैं? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। सनलाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं, आप लोगों को मालूम है। सनलाइट में एनर्जी पैकेट्स होते हैं, फोटॉन होता है। फोटॉन से बना है फोटोसिंथेसिस, यानी कि लाइट की प्रेजेंस में फूड का फॉर्मेशन फोटोसिंथेसिस कहलाता है। तो ये सनलाइट में डिफरेंट रेंजेस हैं। वायलेट 390 to 430 नैनोमीटर, इंडिगो 430 to 740 नैनोमीटर, ब्लू 470 to 500 नैनोमीटर, ग्रीन 500 to 580 नैनोमीटर, येलो 580 to 600 नैनोमीटर, ऑरेंज 600 to 650 नैनोमीटर, रेड 650 to 760 नैनोमीटर। इसी लाइट में फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है, इसका एक पहलू और है, उसको भी देखते हैं। दरअसल विजिबल लाइट का जितना पार्ट फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। उसको हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। शॉर्ट में बोलते हैं पार। P फॉर फोटोसिंथेटिकली, A फॉर एक्टिव, R फॉर रेडिएशन। तो ये जो रेंज है ये 400 to 700 नैनोमीटर की होती है। यानी कि जो फोटोसिंथेसिस की फिनोमेना होती है वो 400 to 700 नैनोमीटर, और ये वेवलेंथ होती है। ये लाइट की वेवलेंथ है, ये लाइट की वेवलेंथ है। और आपको ये मालूम होगा वेवलेंथ और एनर्जी में इनवर्स रेशियो होता है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। वेवलेंथ कम होगी, एनर्जी ज्यादा होगी। वेवलेंथ ज्यादा होगी तो एनर्जी कम होगी। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन में हमने केवल 3 रीजन लिए हैं। 3 रीजन लेने का कारण है ब्लू रीजन और रेड रीजन में ही सबसे अच्छी फोटोसिंथेसिस होती है। ब्लू रीजन और रेड रीजन में ही सबसे अच्छी फोटोसिंथेसिस होती है। ग्रीन रीजन की लाइट बहुत कम एब्जॉर्ब होती है। ग्रीन रीजन की लाइट बहुत कम एब्जॉर्ब होती है। हमें पत्तियां हरी क्यों दिखाई देती हैं? बायो का स्टूडेंट बताएगा, क्लोरोफिल के कारण। लेकिन फिजिक्स वाले स्टूडेंट से पूछोगे तो वो कहेगा कि वो ग्रीन लाइट इमिट कर रहा है, ग्रीन लाइट इमिट कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए वो हमको ग्रीन दिखाई दे रही है। तो बेटा लीव्स जो होती हैं वो ग्रीन लाइट को मिनिमम एब्जॉर्ब करती हैं। ज़्यादातर ग्रीन लाइट यानी कि जो वेवलेंथ है 500 to 580 नैनोमीटर वाली जो सनलाइट है उसको रिफ्लेक्ट करती हैं। तो जब रिफ्लेक्ट कर देती हैं, एब्जॉर्ब भी नहीं करती हैं, तो ऐसी सिचुएशन में सबसे कम फोटोसिंथेसिस होगी। सबसे कम फोटोसिंथेसिस ग्रीन लाइट में होती है, और सबसे अच्छा फोटोसिंथेसिस रेड रीजन में होता है। रेड रीजन और ब्लू रीजन, ये दोनों रीजन जो है वो मोस्ट इफेक्टिव रीजन है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होती है। एक साइंटिस्ट हैं एंगलमैन, जिन्होंने इस बात को प्रूव कर दिया था प्रैक्टिकली, और ये ऑब्जर्वेशन देखने को, ये ऑब्जर्व किया गया कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होती है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन इवॉल्व होती है। तो बेटा ब्लू लाइट, रेड लाइट में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस रेड लाइट में होती है, देन इसके बाद ब्लू लाइट में, और सबसे कम फोटोसिंथेसिस
ग्रीन लाइट में होती है। लेकिन यहां पर एक दूसरा पहलू भी है। अगर हम लीफ पर एक ही प्रकार की या एक कलर वाली लाइट थ्रो करते हैं, एक कलर की लाइट ही उस पत्ती पर डालते हैं या ग्रीन पार्ट पर डालते हैं, तो फोटोसिंथेसिस रेड रीजन में सबसे अच्छा, उससे कम ब्लू रीजन में, सबसे कम ग्रीन रीजन में, ठीक है ना। बाकी रीजन में जो बचे हुए हैं, इंडिगो है, वायलेट है, येलो है, ऑरेंज है, इन रीजन में फोटोसिंथेसिस ना के बराबर होती है। लेकिन जब हम पॉलीक्रोमैटिक लाइट डालते हैं, जब एक कलर की लाइट डालते हैं तो उसको कहते हैं मोनोक्रोमैटिक लाइट, और मोनोक्रोमैटिक लाइट में फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छी नहीं होती है। बट जब पॉलीक्रोमैटिक लाइट होती है, पॉलीक्रोमैटिक लाइट मतलब जहां पर हर तरीके की लाइट है, तो वहां पर फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होती है, ऑप्टिमम होती है, ठीक है ना। तो देखो बेटा, व्हाइट लाइट में सबसे अच्छी फोटोसिंथेसिस होती है। क्यों? क्योंकि व्हाइट लाइट में सभी कलर प्रेजेंट है, सभी सातों कलर प्रेजेंट हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जब हम मोनोक्रोमैटिक लाइट लेते हैं तो सबसे अच्छा रेड रीजन में मिलेगा, यानी कि रेड लाइट में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी, उससे थोड़ा कम ब्लू लाइट में होती है, और सबसे कम ग्रीन लाइट में होती है। बाकी लाइट्स में ना के बराबर फोटोसिंथेसिस होती है, उसको कंसीडर नहीं किया जाता है। तो ये सनलाइट के रिस्पेक्ट में, सनलाइट एज ए रॉ मटेरियल है, उस सनलाइट के रिस्पेक्ट में ये सारी बातें आपको याद रखनी है। पहली बात कि सनलाइट का जो विजिबल लाइट होती है, बहुत सारे उसमें रेडिएशंस ऐसे हैं जो इनविजिबल हैं, तो इनविजिबल रेडिएशंस में फोटोसिंथेसिस नहीं होती, ओनली विजिबल रेडिएशंस में फोटोसिंथेसिस होती है। और जिस विजिबल रेडिएशन में फोटोसिंथेसिस होती है उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, दैट इज पार। और पार में हमने बेसिकली 3 रीजन लिए हैं, ब्लू, ग्रीन, रेड। क्योंकि ब्लू और रेड में सबसे अच्छा फोटोसिंथेसिस होता है, जबकि ग्रीन में मिनिमम होता है। अगर हम रेड और ब्लू को कंपेयर करें तो रेड में मैक्सिमम, देन ब्लू, और सबसे कम ग्रीन रीजन में। अब देखिए बेटा, ये आपके सामने जो डायग्राम बन के आया है, इसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, क्योंकि हमारा अगला जो रॉ मटेरियल है वो क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट में। तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? किचन ऑफ द सेल। क्लोरोप्लास्ट क्या है? किचन ऑफ द सेल। ये तो सेल का रसोई घर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। तो आप लोगों को मालूम होगा क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, यानी कि 2 झिल्ली कोशिकांग होती है। पहला आउटर मोस्ट लेयर जो होती है, ये सबसे बाहर वाली झिल्ली, इसको आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके बीच, उसके अंदर वाली झिल्ली को हम इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। और इन दोनों झिल्लियों के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम इंटरप्लास्टिडियल स्पेस कहते हैं। अब इनर मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीनेशियस फ्लूइड भरा होता है, और प्रोटीनेशियस फ्लूइड को स्ट्रोमा कहते हैं। ये स्ट्रोमा, ये प्रोटीनेशियस फ्लूइड होता है। और इस फ्लूइड में हॉरिजॉन्टल मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं। इन मेम्ब्रेन्स को हम स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं, इसको हम स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। और इस स्ट्रोमा लैमेली पर हमको थैलेक्वाइड्स के समूह दिखाई देते हैं, जिनको हम ग्रेनम कहते हैं। यानी कि ग्रेनम का फॉर्मेशन थैलेक्वाइड्स द्वारा होता है। अब यहाँ पर जो आपको बात याद रखनी है वो ये है कि स्ट्रोमा वो जगह है जहाँ पर CO2 का रिडक्शन होता है, और ग्रेना वो जगह है जहाँ पर वाटर का ऑक्सीडेशन होता है।
तो साइट ऑफ रिडक्शन ऑफ CO2 इज स्ट्रोमा, वाइल साइट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर इज ग्रेनम, ग्रेनम या ग्रेना। ठीक है, तो ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है जिसमें हमने आपको बेसिक बात बताई। डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन एक दूसरे से एक स्पेस द्वारा सेपरेट होते हैं जिसको इंटरप्लास्टिडियल स्पेस कहते हैं। फिर इनर मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीनेशियस फ्लूइड भरा होता है, उस प्रोटीनेशियस फ्लूइड को स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा वो साइट है जहां पर CO2 का रिडक्शन होता है। इसी स्ट्रोमा में कुछ हॉरिजॉन्टल मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं जिनको हम स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। इसी स्ट्रोमा लैमेली पर थैलेक्वाइड्स के समूह पाए जाते हैं जिसको हम ग्रेना कहते हैं। ग्रेना वो साइट है जहां पर वाटर का ऑक्सीडेशन होता है। इस तरीके से क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। अब देखते हैं क्लोरोफिल को, देखते हैं क्लोरोफिल क्या है। क्लोरोफिल ग्रीन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। ये वो पिगमेंट है जो ग्रीन कलर का होता है, साथ में फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पार्टिसिपेट करता है। क्लोरोफिल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही सॉल्युबल होता है, यानी कि कार्बनिक विलायकों में ही सॉल्युबल यानी कि घुलनशील होता है। क्लोरोफिल का निर्माण करने वाले जो तत्व होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम होता है। और इस क्लोरोफिल के दो भाग होते हैं। एक भाग हेड यानी कि पोरफायरिन कहलाता है, दूसरा भाग टेल यानी कि फाइटॉल कहलाता है। तो जो हेड वाला भाग होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर में सॉल्युबल होता है, ये वाटर में सॉल्युबल होता है। जबकि जो टेल वाला पार्ट होता है, ये टेल वाला पार्ट हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक का मतलब ये वाटर में घुलनशील नहीं है। तो इस क्लोरोफिल का ये पार्ट जो आप देख रहे हो ये फाइटॉल रीजन है। ये फाइटॉल रीजन है। ये पार्ट वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। ये थैलेक्वाइड की मेम्ब्रेन में जो फास्फोलिपिड लेयर होती है उस लेयर से ये अटैच होता है, जबकि ये पार्ट जो है बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। ये पार्ट मीन्स कि जो पोरफायरिन ये वाला आप देख रहे हो, ये पार्ट पोरफायरिन हेड कहलाता है। इसी पोरफायरिन हेड में मैग्नीशियम आयन पाया जाता है। आयन नहीं होता है, इसी पार्ट में मैग्नीशियम पाया जाता है। और इस मैग्नीशियम से अटैच 4 नाइट्रोजन होते हैं। तो आप देख लो, मैंने अभी आपको बताया था कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम, ये सब मिलकर क्लोरोफिल का फॉर्मेशन करते हैं। क्लोरोफिल 2 तरीके के मेनली होते हैं जो कि हायर प्लांट्स में पाए जाते हैं, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए और बी में क्या डिफरेंस होता है हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ये देखिए 2 मेजर क्लोरोफिल, 2 मुख्य क्लोरोफिल जो कि फोटोसिंथेसिस की फिनोमेना में इन्वॉल्व होते हैं। और मैंने यहां पर हायर प्लांट्स को कंसीडर किया, ठीक है ना। लोअर प्लांट्स में जैसे एल्गी, तो एल्गी में अगर देखेंगे तो एल्गी में ग्रीन एल्गी, वहां पर क्लोरोफिल ए और बी दोनों प्रेजेंट होता है। फिर ब्राउन एल्गी जहां पर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी प्रेजेंट होता है। फिर रेड एल्गी जहां पर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी प्रेजेंट होता है।
तो यहां पर हमने कंसीडर किया है हायर प्लांट्स का, जहां पर मुख्य रूप से क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी ही पाए जाते हैं। हायर प्लांट्स में क्लोरोफिल ए 75% होता है, क्लोरोफिल बी 25% होता है। अगर आप मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करेंगे तो क्लोरोफिल ए C55H72O5N4Mg होता है, जबकि क्लोरोफिल बी का C55H70O6N4Mg। देन क्लोरोफिल ए में मिथाइल ग्रुप पाया जाता है, क्लोरोफिल बी में एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है। थोड़ा सा बैक आएंगे, आपको डायग्राम में दिखा रहे हैं। वो ये पोजीशन है जहां पर, ये पोजीशन है जहां पर क्लोरोफिल ए और बी में चेंज आता है, अदरवाइज क्लोरोफिल ए और बी एक जैसे हैं। तो इस पोजीशन पर अगर क्लोरोफिल ए है तो वहां पर मिथाइल ग्रुप अटैच होगा, और अगर क्लोरोफिल बी है तो वहां पर एल्डिहाइड ग्रुप अटैच होगा। फिर क्लोरोफिल ए जो होता है वो हायर वेवलेंथ की लाइट या रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है, जबकि क्लोरोफिल बी लोअर वेवलेंथ की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है। ये बेटा क्लोरोफिल के रिस्पेक्ट में जो कि रॉ मटेरियल। तो अभी हमने 4 रॉ मटेरियल पढ़े हैं, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और क्लोरोफिल। तो ये अभी तक आपने पढ़ा बेटा रॉ मटेरियल के बारे में। हम लोगों ने अभी फोटोसिंथेसिस की डिफिनीशन पढ़ी और प्रोसेसेस पढ़ा, क्या होता है ये पढ़ा, और उनके रॉ मटेरियल पढ़े। अब हम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेसेस को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।